हेलो बच्चों, मेरा नाम अरुण गुप्ता। हम लोग लास्ट जो क्लास पढ़े थे वो फोटोसिंथेसिस था लाइफ प्रोसेसेस में, क्लास 10th में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेसेस में फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल। लास्ट वाले वीडियो में पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, और मैकेनिज्म मीन्स कहाँ होता है, क्या होता है, ये पूरी तरह अच्छे से हम लोग इसमें विधिवत तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास 10th के बच्चों को बता दूँ, लास्ट वीडियो मैंने फोटोसिंथेसिस की डाली थी, वो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस में एक बार फिर से रिवाइंड आपको करा दूं। हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच photosynthesis is a process in which simpler molecule get combined in the presence of sunlight and chlorophyll and give a bigger organic molecule। ठीक है, तो आपको इसका ओवरऑल रिएक्शन तो मैंने बताया था क्या होता है। इसका ओवरऑल इक्वेशन जो है हम लोग फोटोसिंथेसिस का पढ़े थे। क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O गिव सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। हम लोग क्लोरोफिल के बारे में डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, इसके बाद वाली, इसके पहले वाली। अच्छा, तो ये है ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन में ऐसा तो है नहीं कि एक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से इतना कुछ बन जाएगा 6 मॉलिक्यूल वाला। ठीक है, फोटोसिंथेसिस मैंने आप लोगों को पहले डेफिनेशन क्लियर बताया था कि छोटे छोटे कार्बन मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है। ऐसे प्रोसेस को हम लोग एनाबॉलिक कहते हैं। और यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन देते हैं। तो ये कैसे होता होगा? ऐसे ये तो ओवरऑल रिएक्शन, इसके अंदर कई पार्ट है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन, तो इसका ये फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? तो फोटोसिंथेसिस होता है कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में। किधर होता है? प्लांट सेल हुआ है, एक क्लोरोप्लास्ट और नाम का ऑर्गेनेल होता है जो ऑटोनोमस होता है। इसके बारे में भी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्लोरोप्लास्ट एक सेमी ऑर्गेनल डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, प्लस इसमें ऐसे करके, जैसे ब्रेड के टुकड़े ऐसे रखे हुए रहते हैं, ठीक उसी तरह टुकड़े ऐसे रखे रहते हैं, जिन्हें हम ग्रेनास कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनास कहते हैं। ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। मैं बस आपको याद इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कहाँ हुआ, जैसे थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में, एंड कहाँ हुआ, स्टोर्मा में। तो ये पता होना चाहिए वो चीजें हैं कहाँ। तो अगर आपसे कोई पूछे स्पेसिफिकली कि भाई लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, तो आप जवाब दे सकते हैं थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होता है। और ग्लूकोज कहाँ बनता है या फिर कार्बोहाइड्रेट कहाँ बनता है, तो स्टोर्मा में बनता है। ठीक है, फॉर दैट रीजन आई एम मेकिंग इट अगेन। दिस इज कॉल्ड ग्रेना। ठीक है, और ये जो ऊपर की लेयर है इसे हम लोग थाइलाकोइड मेम्ब्रेन कहते हैं। सारा खेल यहीं से स्टार्ट होता है, मेम्ब्रेन। ठीक है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, और इस अंदर के लिक्विड को हम लोग स्टोर्मा कहते हैं। इसके पास अपना एक प्रोकैरियोटिक डीएनए भी होता है, अपना खुद का डीएनए, राइबोसोम। ठीक है, ये तो आप सब जानते हैं। तो ये सारा खेल स्टार्ट होता है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। ठीक है, एवरीथिंग स्टार्ट ऑन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। तो बिफोर गेटिंग टू द प्रोसेस, लेट मी फर्स्ट कैटेगराइज how we divided the photosynthesis process in different way। मतलब कैसे कैसे हम लोग बांट के रखे हैं, उनके अलग अलग नाम क्या है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये आप कंफर्म हो गया। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट, एंड वेयर इट स्टार्ट थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, वेयर इट एंड्स स्टोर्मा। कहाँ स्टार्ट होता है, कहाँ खत्म होता है, ये आप समझिए। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस जो है, इस ओवरऑल रिलेशन को मैं मिटाऊंगा नहीं, इसी से मेरे को सब जोड़ना है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस is a biochemical process in which simpler molecule get together, but in the presence of sunlight, means we are taking sun energy or power, which is called photosynthesis active radiation। ठीक है, इस रेडिएशन को हम कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ बॉन्ड बना के उसकी एनर्जी को ट्रैप करते हैं, ये हमारा काम होता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस को हमने दो भागों में ऐसे बांटा। फर्स्ट वन इज light reaction, another is dark reaction। अच्छा,
लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन ऐसा कुछ नहीं है कि ये रात को होता है और ये दिन में होता है। लाइट रिएक्शन इज ए लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, इट इज लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। और ये लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। ये क्या है? लाइट इंडिपेंडेंट। यहां पे हम लोग इंडिपेंडेंट पे ज्यादा जोर देंगे, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट प्रोसेस, ठीक है। डार्क रिएक्शन ऐसा नहीं है कि रात को ही होता है, ये दिन में भी होता है, बस इसको लाइट की जरूरत नहीं, लाइट की जरूरत नहीं है। ये लाइट रिएक्शन में जो चीजें बनती हैं, जो प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन में बनते हैं, वही चीजों की जरूरत होती है डार्क रिएक्शन की। मींस light is not necessary but the product of light reaction is necessary for the dark reaction। dark reaction इसके लिए जरूरी है, ठीक है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, बुक में आपको मिलेंगे, ये हिल रिएक्शन भी कहते हैं, हिल रिएक्शन या फोटोकेमिकल फेज, फोटोकेमिकल फेज, ठीक है। ये सारे बुकों में आपको, ये साइड बुक में ये नाम मिलेगा, फोटोकेमिकल फेज नाम दिया गया, ठीक है। इसको हम लोग डार्क रिएक्शन को एक और नाम से जाना जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड ब्लैकमैन्स रिएक्शन। एक साइंटिस्ट थे ब्लैकमैन, जिन्होंने सैचुरेशन लेवल देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड कितना फिक्स होता है कितना नहीं, तो उनके नाम पे रिएक्शन का नाम दे दिया गया, ठीक है। ऐसे ये नाम उतना कॉमन नहीं जितना केल्विन साइकिल है। इसे हम लोग बायो सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड बायोसिंथेटिक फेज? बिकॉज इसी में ग्लूकोज बनता है, मींस आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो इसी फेज में बनता है, इसमें नहीं। इसमें सिंथेसिस होते हैं लेकिन एनएडीपीएच और एटीपी के, लेकिन इसमें बनता है आपका मेन ग्लूकोज, जिसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। ये हो गया ये फेज, ठीक है। इसमें जो साइकिल होता है उसे हम लोग केल्विन साइकिल कहते हैं, जो साइकिल हमें पढ़ना है, ठीक है, जो स्टोरमा में होता है, ठीक है। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। अगर हम ठीक से पढ़ा जाए तो ये कहाँ होता है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। किधर होता है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट। और ये कहाँ होता है? स्टोरमा। तो समझ में आएगा कि इस रिएक्शन के बाद ये होता है, ठीक है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में रिएक्शन स्टार्ट होता है, स्टोरमा में रिएक्शन खत्म होता है, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन को आपके एनसीईआरटी बुक में 2 लाइन में ही बता दिया गया है कि अच्छा, इसको हिल रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं एंड देन इट अगेन कम डाउनवर्ड्स, तो ऊपर चढ़ के नीचे आना, इसलिए इसको हिल रिएक्शन भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम दिया हुआ, ठीक है। और हिल रिएक्शन में फोटोफॉस्फोरिलेशन नाम का एक प्रोसेस होता है, वो भी हम लोग समझेंगे। और बायोकेमिकल फेज बोलते हैं कि फोटोकेमिकल फेज बोलते हैं कि उसमें लाइट एनर्जी को हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसमें लिखा है absorption of light energy and convert into chemical energy, ठीक है। तो absorption of light energy and convert into chemical energy, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सन की लाइट एनर्जी को, जो कि होता है, जो वेवलेंथ होती है सनलाइट की, 390 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की जो रेंज होती है वाइट लाइट की, वो अब्सॉर्ब करके उसे कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, मींस केमिकल कंपाउंड में ट्रैप किया जाता है। हाउ इट, मैं इसको पूरा लिख के आपको फिर स्टार्टिंग से पूरा बताऊंगा, मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग इन शॉर्ट हम लोग कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्या बोलते हैं इसको? फोटोफॉस्फोरेशन। Photophosphoration is a process in which absorption of light taken and इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करते हैं और उस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डाल के उससे हम लोग कुछ केमिकल एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। द बाय प्रोडक्ट आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। तो ये एक लाइन, ठीक है। सेकंड वन इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है। मींस इसको हम लोग फोटोलाइसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस। नाउ द वर्ड फोटो मींस लाइट और लाइसिस मतलब आप समझ सकते हो काटना, ठीक है। यहाँ पे फोटोफॉस्फोरेशन मतलब लाइट के थ्रू फॉस्फोराइलेट, एटीपी जो कि यहाँ बनता है, तो यहाँ पे एडीपी यानी कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब जुड़ता है तो एटीपी बनता है। क्या बनता है? एटीपी, ठीक है।
तो इसलिए इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। द लाइट एनर्जी, मैं आपको समझाऊंगा पीएच सिस्टम से कैसे टकराती है और कैसे बनता है। तो इसमें फॉस्फोराइलेशन हो रहा है लाइट की हेल्प से, तो एटीपी बन रहा है, इसीलिए इसे फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये फोटोफॉस्फोराइलेशन नॉट इनफ टू ट्राई, ये सिर्फ वो एनर्जी, करंट एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए है, मतलब जो एनर्जी को हम उसी दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये हम स्टोर नहीं कर सकते, एटीपी स्टोर नहीं हो सकता, ये बनते हैं, यूटिलाइज होते हैं, देन अगेन कन्वर्ट इनटू एडीपी एंड गो फॉर रिचार्ज, ठीक है। तो हम फूड जो है वो ऐसा होना चाहिए कि हम इसको ट्रांसफर कर सकें, स्टोर कर सकें, तो ग्लूकोज इज दैट, ठीक है। तो अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू, फोटोलाइसिस में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो है उसको हम तोड़ते हैं, प्रोटॉन ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल, चार प्रोटॉन में, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में और 2 इलेक्ट्रॉन में जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये चीज समझना होगा कि ये जो 2 प्रोटॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 प्रोटॉन, ये एसिमिलेटरी पावर को जनरेट करती है, एसिमिलेटरी पावर को जनरेट करती है। जैसे कि एसिमिलेटरी पावर क्या है, NADPH, ये इस फॉर्म में रहता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें ये वाला H प्रोटॉन प्लस ये जो इलेक्ट्रॉन है 2, ये आके ऐड हो जाते हैं और ये बन जाता है NADPH2। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका फुल फॉर्म मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, निकोटामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोहाइड्रोजनेज, ठीक है। जिसे हम लोग NADPH भी कहते हैं, ठीक है। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये तैयार हो रहा है किसके लिए, डार्क साइकिल के लिए तैयार हो रहा है ये और एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये दोनों ही इस प्रोसेस में बनते हैं, ठीक है। ये दोनों इस प्रोसेस में बनते हैं और ये ही, इनको हम लोग कंबाइनली कहते हैं एसिमिलेटरी पावर, एसिमिलेटरी पावर, और यू कैन से द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, ठीक है। ये वो प्रोडक्ट है जिन पे डार्क साइकिल डिपेंडेंट है, दीज आर दोज प्रोडक्ट व्हिच डिपेंडेंट ऑन डार्क साइकिल। मैं एकदम लेमन लैंग्वेज में आपको 10th के स्टैंडर्ड में ही समझा रहा हूं, ठीक है। दीज आर द प्रोडक्ट व्हिच आर मेड इन लाइट रिएक्शन, ठीक है। तो लाइट फेज को हम दो भाग में बांट सकते हैं, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिसे हम लोग फोटोलाइसिस भी कहते हैं। और ये जो ऑक्सीजन जो इसमें निकला, इट इज अ बाई प्रोडक्ट, जो ये वाला ऑक्सीजन दिख रहा हो, ये कहां से आ रहा है, ये यहीं से आ रहा है। ये ऑक्सीजन कहां चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में, ठीक। तो वाटर मॉलिक्यूल प्लस 4 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ये 4 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन जो है ये वापस NADP आयन के साथ अटैच हुए और NADPH बनाए, जो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो बाद में काम आएगा। रिड्यूसिंग एजेंट उससे कहते हैं वो सामने वाले को रिड्यूस कर दे। तो ये क्या कर रहा है, ये H अपने पास लेके जा रहा है, ये सामने वाले को H दे देगा, तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो जब ये दूसरे को रिड्यूस कर सकता है तो ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। गॉट इट, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन को हम लोग अभी मैंने समझाया नहीं, अभी मैं जस्ट एक आउटलाइन दे रहा हूं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड केल्विन साइकिल, एंड केल्विन साइकिल इज कैन बी डिवाइड इनटू 3 फेजेस, 3 फेजेस में ये बटा हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट के बिना डार्क रिएक्शन हो नहीं सकता, मींस इट इज नॉट लाइट डिपेंडेंट बट इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, ठीक है। अब केल्विन साइकिल से तीन चीज जुड़े हुए हैं, तो तीन तरीके बांटा गया। ये एक साइकिल है, मींस साइकिल मींस जो रिएक्शन होते रहते हैं, गोज ऑन, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम लोग 3 भाग में बांटे हुए हैं, कार्बोक्सिलेशन,
ठीक है। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, ऑब्वियसली अब नाम से तो पता चल ही गया होगा, यहाँ रिडक्शन लिखा हुआ है तो रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत वहां होगी, है कि नहीं? बात समझ में? कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनरेशन। रीजनरेशन, ठीक है। दीज आर द प्रोसेस। अब मैं इसको पूरा अच्छे से यहां से लेके किस तरह से लाइट एनर्जी से फूड बनता है, ये ओवरऑल रिएक्शन कैसे, ये तो ओवरऑल पूरा प्रोसेस का एक बार मैंने रिएक्शन लिख दिया, ठीक है। ये ओवरऑल कैसे होता है ये पूरा मैं अब आपको लाइन टू लाइन बताऊंगा, इसको मिटा, ठीक है। तो आप अगर फोटोसिंथेसिस में क्वेश्चन आया कि मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस कैसे है या कैसे होता है, तो आप उसको आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो। फोटोसिंथेसिस दो फेज होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन को लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस कहते हैं, इसको इंडिपेंडेंट प्रोसेस कहते हैं। ये हिल रिएक्शन भी कहलाता है, ये ब्लैकमेन्स रिएक्शन कहलाता है, ये बायोफोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाता है, और ये बायोसिंथेटिक फेज कहलाता है। मैंने रीजन भी बताया क्यों होता है, बिकॉज इसमें जेनेसिस ऑफ ग्लूकोज होता है या C6H12 बनता है इसमें, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं अटैच होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होता है, इसमें वाटर की जरूरत पड़ती है, ठीक। इसमें दो प्रोसेसेस होते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन और फोटोलाइसिस, ठीक है। दोनों ही प्रोसेसेस मैंने यहाँ समझाया, और यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट निकलते हैं। ये प्रोडक्ट जो है वो यहाँ इस्तेमाल होते हैं केल्विन साइकिल में, जहाँ कार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है, यहाँ पे एक एंजाइम होता है रुबिस्को, दैट इज यूटिलाइजिंग, फिर रिडक्शन होता है एंड देन रीजनरेशन होता है। तो ये एक साइकिल के फॉर्म में चलते रहते हैं। तो अब हम उसको बढ़िया से कैसे कैसे होता है वो ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ओके। तो ऐसे तो फोटोसिंथेसिस हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग कि एक लाइन का रिएक्शन है कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड मिले और माने कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वाटर मिला, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में और ग्लूकोज हमारा बन गया। बट इट इज नॉट सो सिंपल एज इट सीम, जैसा दिखता है वैसा है। इट इज वेरी स्मॉल प्रोसेसेस आर देयर, ठीक है। इन क्लास 11th you will understand it in more way detail। अभी आपको मैं सिर्फ इतना ही पढ़ाऊंगा जितना में आपके कोई एंट्रेंस के क्वेश्चन अगर होंगे तो वो निकल जाएंगे और कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोरेशन। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी and convert into chemical energy। तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि इस केमिकल एनर्जी की बात क्यों की जा रही है, ठीक है। अब मैं इसको थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पकड़ लेता हूँ। क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये आपका थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये आपका स्टोरमा है, ठीक है, और ये पूरा ग्रेना है। तो ये हो गया थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर फोटोसिस्टम नाम के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? फोटोसिस्टम कहा जाता है। फोटोसिस्टम, इस पूरे सिस्टम को, ये जो पूरा सिस्टम हो रहा है, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2, ठीक है। तो 1 जो होता है ये बस आप समझ लीजिए कि जो लाइट एनर्जी है, जो सनलाइट है, वो जब आके इस पे टकराती है कंटिन्यूअसली, तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है। क्या होता है? एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक। इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लाइट एनर्जी, जो लाइट की फोटोन एनर्जी है, ठीक है, दैट इज द वेवलेंथ। यू नो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ, दैट इज, एंड द वेवलेंथ इज 390 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। इतनी लाइट की जो वेवलेंथ है, ये जब कंटिन्यूअसली से टकराती हैं, ये सनलाइट्स हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं, ये अपने ऑर्बिट से बाहर निकलते हैं, एंड देन जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड, तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन बहुत, जब एक्स्ट्रा एनर्जी बढ़ता है, आप लोग जानते होंगे, जब इलेक्ट्रॉन अपनी गति में घूमते रहते हैं और जब जैसे फोटोन लाइट उसकी एनर्जी उस पर और बढ़ती है, तो वो अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जंप करते हैं। जब वो बाहर जंप करते हैं तो वो हाईली एक्साइटेड होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सन एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग बोले वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, तो फोटोलाइसिस आप लोगों को बताया था, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो यूटिलाइज हो रहे थे इसमें, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है फटाक से बाहर निकलता है, ठीक है, और जैसे ही एक्साइटेड होता है फुल स्पीड में बाहर निकलता है, और फिर वो एक चेन में हो जाता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ऐसे कई होते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में, बहुत सारे होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ये क्या होता है, ये दो प्रोडक्ट निकालते हैं, NADPH न्यूक्लियोटाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोहाइड्रोजनेज, ठीक है, और ATP, ठीक है। दो फोटो सिस्टम है और इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहते हैं LHC यानी कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो धूप की जो सनलाइट है उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, ऊपर की तरफ गया और फिर अपनी एनर्जी छोड़ते छोड़ते उसने इसका निर्माण किया और इसका निर्माण कैसे किया निर्माण, तो आपको बता दूं कि NADP इस फॉर्म में थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में पहुंचा होगा, ठीक है। प्लस आप लोग को याद होगा फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस में क्या हुआ था, H2O जो है वो प्रोटॉन प्लस ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 4 लिख देते हैं, ये 2 कर देते हैं, ठीक। ये वाला रिएक्शन याद है, फोटोलाइसिस जिसको बोल देते हैं हम लोग। ये भी कहाँ होता है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। फोटोलाइसिस इज द प्रोसेस इन व्हिच स्प्लिटिंग अप ऑफ द वाटर बाय द एनर्जी ऑफ सनलाइट। तो हम यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर को तोड़ रहे हैं, तो वाटर को तोड़ रहे तो यहाँ क्या निकल रहा है, प्रोटॉन निकल रहा है। ये प्रोटॉन हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो इधर इसमें फीड होगा, जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, ठीक। ये दोनों मिलेंगे तो पहले तो एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें जाएगा, ठीक है, चाहे छोड़ो आप डायरेक्ट ले लो, NADPH2 बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, NADPH2। ये क्या है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसने हाइड्रोजन लिया हुआ है, अब ये जाके किसी को हाइड्रोजन दे देगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन लेके ये रिचार्ज हुआ, ये किसी को जाके हाइड्रोजन दे देगा, तो ये हाइड्रोजन देने वाला हुआ, मींस ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट विनोद, ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक। ये एक बना। अब ये जो चेन रिएक्शन है, जहां इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन घुस गया है, उसके दौरान NADPH बना। ये ऑक्सीजन कहां चला गया, ये ऑक्सीजन लीफ के एयर सैक में इंटरसेलुलर स्पेस में चला जाता है, फिर वहां से स्टोमाटा के थ्रू बाहर एटमॉस्फेयर में चला जाता है कि नहीं। तो ये दोनों यूटिलाइज हो गए, ये इलेक्ट्रॉन वापस इसको रिचार्ज करने में भी जाएगा, इसमें NADPH बनाने में भी जाएगा, ये दोनों यूटिलाइज होके अब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गया, इस दौरान ये दोनों बने। तो ये हमारे एसिमिलेटरी प्रोडक्ट हो गए, जो डार्क रिएक्शन में फर्दर जाएंगे। लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट, रिएक्शंस प्रोडक्ट, ठीक है, समझ में आया। अब ऐसे हजारों होते हैं जिनपे सनलाइट पड़ रहे हैं और ये बार बार ये बनते रहते हैं। ये तो आप समझ रहे हैं, ATP हमारा एनर्जी फ्यूल होता है, ठीक है। तो हमारा 2 रिएक्शन है, एक हुआ फोटोलाइसिस और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। 2 प्रोसेस हुआ, फोटोफॉस्फोराइलेशन, हमने लाइट के थ्रू इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड किया, उसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डाला, जिसके थ्रू हमें 2 प्रोडक्ट निकले, ATP और NADPH, ठीक। वापस इलेक्ट्रॉन अपने नॉर्मल स्टेट में फिर एक्साइटेड फिर लेते। तो ये आप देख रहे हैं, ये लग रहा है कि पहाड़ पे चढ़ रहा है उतर रहा है, पहाड़ पे चढ़ रहा है उतर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज हिल रिएक्शन, ठीक है। इसको इसीलिए इसका नाम पड़ा हिल रिएक्शन, क्योंकि एक्साइटेड हो रहा है फिर नीचे जा रहा है, एक्साइटेड हो रहा है फिर नीचे जा रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हिल रिएक्शन। समझ में आया आपका। ये पूरे सिस्टम को हम लोग फोटो सिस्टम कहते हैं, इस मॉलिक्यूल को हम लोग लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। गॉट इट, ठीक। तो ये वाला आपका हुआ पहला फेज, जो जिसको हम लोग कहेंगे लाइट रिएक्शन, ठीक है। क्या, लाइट रिएक्शन, ठीक है। अब लाइट रिएक्शन तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके प्रोडक्ट भी निकल गए हैं, हमने वाटर भी तोड़ दिया है, ऑक्सीजन भी निकल चुका है, तो यहां से ये ऑक्सीजन निकल गया, ठीक। ये अभी इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये इस्तेमाल हो रहे हैं, ये और ये इस्तेमाल हो रहे हैं, बचा ये और ये, इसको भी बना ही देते हैं, देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देना, इसी के अंदर सारा काम करना, ठीक है। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो स्टोरमा है, ये जिसके अंदर जो लिक्विड है, ये पूरा स्टोरमा है,
स्टोरमा के अंदर एक प्रोसेस कॉल, ये सारे जो प्रोडक्ट है, जो ये प्रोडक्ट निकले, सॉरी NADPH और ATP, यहाँ भी ऐसी प्रोडक्ट निकलेंगे। तो ये सारे प्रोडक्ट निकल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा केल्विन साइकिल। यहाँ पे मेल्विन केल्विन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने रेडियो आइसोटोप के थ्रू ये केल्विन साइकिल का डिस्कवर किया था, इसलिए उनके नाम पे ये साइकिल पड़ा हुआ है। इसे हम लोग बायोसिंथेटिक फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी तक हमने कोई भी बायोमॉलिक्यूल नहीं बनाया। हम ये ATP बना रहे हैं, हम ये बना रहे हैं, ये सब सिंथेटिक मटेरियल, ये सब केमिकल ही है एक तरह से, लेकिन हमने अभी तक वो बनाया नहीं, ये क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल नहीं बनाया। तो अब हम लोग इसमें बायोसिंथेसिस यानी कि लाइफ बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोरमा के अंदर होते हैं RUBP, ठीक है। RUBP मतलब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फुल फॉर्म। यहाँ पे दो प्रोसेसेस हो गए, हम लोग फोटो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये लिख दे रहा हूँ, डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। RUBP जो है वो है रूबिलोज बिसफॉस्फेट। क्या है? रूबिलोज बिसफॉस्फेट। ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है। कितने? 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है रूबिलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है। अच्छा, अब इधर अब आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे ATP यूटिलाइज हो रहा है। जब ATP यूटिलाइज होता है तो वो फॉस्फेट की एनर्जी को तोड़ के उसकी एनर्जी स्थिराज करता है, और उसके बाद हमें मिलता है ADP यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसको PI का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और PI का मतलब होता है इनऑर्गेनिक। ये दोनों वापस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में चले जाएंगे रिचार्ज होने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ रूबिलोज बिसफॉस्फेट में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ा जाए, 5 कार्बन मॉलिक्यूल एक और कार्बन जुड़ रहा है। इस प्रोसेस को करवाने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग रूबिस्को कहते हैं, रूबिस्को कहते हैं, ठीक है। अब ये रूबिस्को क्या है? रूबिस्को मतलब होता है रूबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बो ऑक्सीलेज। ASE लग गया तो एंजाइम, आपको मैंने लास्ट क्लास में कंपोनेंट फूड के दौरान कहा था, ASE लगा तो किसी में लग जाता है तो दैट इज एंजाइम, ठीक है। अच्छा, तो रूबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बो ऑक्सीलेज, ठीक। ये रूबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बो ऑक्सीलेज RUBP ये एंजाइम है जिसका काम होता है RUBP और कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ना। तो जोड़ के जो प्रोडक्ट बनता है, हाँ, फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, जोड़ के जो प्रोडक्ट बनता है वो 6 कार्बन का होता है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ये 6 कार्बन का होगा, ठीक। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ATP आया, रूबिलोज जुड़ा। अब यहाँ पे जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है इसको तोड़ा जाएगा, एक इसका कार्बन और एक इसका कार्बन, ये दोनों जुड़े, इसको तोड़ा जाएगा और इसको बनाया जाता है। इस प्रोसेस को सॉरी मैं बोलना भूल गया, इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस इधर से इधर रूबिलोज बिसफॉस्फेट से इसका है, इसको हम लोग कार्बो ऑक्सीलेशन कहते हैं। आप लिखते हैं इसको, इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को हम लोग कार्बो ऑक्सीलेशन कहते हैं। तो पहला स्टेप हुआ केल्विन साइकिल का, जिसमें रूबिलोज बिसफॉस्फेट में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा, अटैच हुआ, एनर्जी हमको मिला, एंजाइम लगा। ये दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है, बिकॉज ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम कहलाता है। प्लांट जितने भी हैं इसके बिना केल्विन साइकिल पॉसिबल नहीं।
ठीक है, तो ये हो गया रूबिस्को, ये इसने बनाया ये। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है, इसके बाद का जो प्रोसेस है, इसमें इसके दो टुकड़े कर देते हैं, मतलब 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। ट्रायोस फॉस्फेट, नाम से पता चला ट्राई 3, ट्रायोस फॉस्फेट। फॉस्फेट इसलिए क्योंकि उसमें लास्ट ग्रुप में फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है। इन 11th क्लास आई विल एक्सप्लेन विद स्ट्रक्चर, अभी आप 10th में हो तो उतना ही काफी है। ट्रायोस फॉस्फेट, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉस्फेट लगा प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ है और यहाँ पे NADPH आके अटैच होता है, हाइड्रोजनेट करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपना हाइड्रोजन ट्रायोस फॉस्फेट में दे रहा है, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग रिडक्शन कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे NADPH लगा, ठीक, ATP भी लगा, ठीक। और ये दोनों निकलने के बाद क्या बन जाते हैं वापस, ये बन जाता है NADP प्लस। अब आपको ये पता ही होगा कि ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा वापस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, ठीक। और यहाँ बनेगा ADP प्लस PI, ये दोनों भी कहाँ चले जाएंगे, वापस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में रिचार्ज होने के लिए, ठीक। अब ट्रायोस फॉस्फेट बना, यहाँ पे 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बने, ठीक है। आपको अभी ये याद रखिए, इसमें से एक मॉलिक्यूल चला जाएगा स्टार्च या ग्लूकोज फॉर्मेशन में, या सीधे लिख देते हैं C6H12O6 बनने में, ठीक। अब आपका ये ट्रायोस मॉलिक्यूल वापस RUBP में कन्वर्ट होगा। अच्छा, ट्रायोस फॉस्फेट जो है ये वापस RUBP में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो जो ट्रायोस फॉस्फेट है इसे RUBP में कन्वर्ट होता है, इसका मतलब ये रीजनरेट कर रहा है, इसको, इस प्रोसेस को रीजनरेशन कहते हैं। तो यहाँ 3 प्रोसेस हुआ, 1, 2 और 3, ठीक है। अब सवाल ये बनता है कि ट्रायोस फॉस्फेट रीजनरेट होकर RUBP बनता है, ये बहुत प्रोसेस है, इसमें कई प्रोसेसेस रहते हैं, लेकिन एक लेमैन लैंग्वेज की तरह मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ एक साइकिल है और ऐसे 6 साइकिल चलेंगे तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। ऐसे 6 साइकिल चलेंगे तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा। अब आप तो यहाँ देख रहे हो कि मैंने ग्लूकोज बना दिया, अब 3 मिलके एक ग्लूकोज बन जाएंगे, तो ये वापस जाएगा कैसे। तो ये 6 प्रोसेस होते हैं, एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये प्रोसेस तो समझ में आया कि भाई यहाँ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड RUBP में जुड़ा, तो ग्लिसरेट बना, इससे ट्रायोस फॉस्फेट बना, ट्रायोस वापस RUBP बना। तो ये रिएक्शन तो हुआ एक साइकिल, ओनली 1 साइकिल, और ऐसे 6 साइकिल चलेंगे तब एक ग्लूकोज बनेगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 बनेगा। वो कैसे, वो समझते हैं, क्योंकि एक साइकिल है इसलिए समझना जरूरी। तो इसे मैं लेमैन लैंग्वेज में, क्योंकि आपके 10th में ये नहीं है, तो लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। लेमैन लैंग्वेज मतलब जैसे कि बस बच्चों जैसे कि कैसे कैसे होता है 3 साइकिल में, वैसे, ठीक है। ये कोई अप्रोप्रिएट थ्योरी नहीं है, बस लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस ऐसे लिख दे रहा हूँ, समझ लीजिए कि RUBP जो है ये जो गोले गोले हैं ये सब कार्बन है, ठीक है। C कार्बन, 5 कार्बन, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो आया तो ये एक कार्बन आया, ठीक है। ये दोनों जोड़ के कितने बने, 2 3 1 2 3, 6 कार्बन मॉलिक्यूल बना। फिर ये 6 कार्बन 3 मॉलिक्यूल में बढ़ गया, ठीक है। 3 कार्बन 3, वैसे ये समझा रहा प्रोसेस वही है। 5 कार्बन मिला, उसमें एक कार्बन आया, 6 कार्बन का बना, ये 3 कार्बन बन गया, इस पे H भी लग गया, ठीक। उसके बाद ये वापस इसमें बने, इसमें से एक निकलेगा, ठीक। अब ऐसे 6 साइकिल होंगे, तो मैं ऐसे 6 टू ऐसे 3 बना देता हूँ, जैसे कि 1 2 3 1 2 3, एक साइकिल में निकले 1 2 3 1 2 3, एक साइकिल में निकले 1 2 3 1 2 3, ऐसे करके हम लोग 6 साइकिल बना देता हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन क्या होता है। ये जो गोल गोल है क्या है, कार्बन है, लड्डू नहीं है। तो 6 प्रोसेसेस में ऐसे ट्रायोस फॉस्फेट निकलेंगे, ठीक।
इसमें से हम 2 यूटिलाइज कर देंगे, किस लिए, ये 2 को मिला के हम लोग ग्लूकोज बना देंगे, ठीक है। ये 2 मिलके आपका एक ग्लूकोज बना देंगे, ठीक। अब बचा ये, अब इसमें क्या होता है, ये 5-5 के गोले बन जाते हैं। ये इधर का 5 ले लिया मैंने, ठीक, इधर का 5 ले लिया मैंने, इधर का 5 ले लिया, 1 2 3 मॉलिक्यूल, फिर ये वाला 5 ले लिया मैंने, ये वाला 5 ले लिया, ये वाला 5। कितने कार्बन हुए यहाँ पे, यहाँ पे 30 कार्बन है, 36 बने, 2 का हमने ग्लूकोज बना दिया और 3 का, इन सब को हम लोगों ने फिर से 5-5 भागों में बांट दिया, ठीक है। ये 5-5 भाग जो है वो आरयूबीपी कहलाएंगे। तो अब नेक्स्ट 6 साइकिल के लिए ये आरयूबीपी तैयार हो गया है कि नहीं, समझ में आ रहा है। मतलब हम एक कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं 6 बार में और उन्हें हम इसमें से सिर्फ 6 बार में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना रहे हैं, बाकी को हम फिर रिवाइव करके आरयूबी बना रहे हैं ताकि ये साइकिल चलते रहे, ठीक है। और इस प्रोसेस के थ्रू ये कभी ना रुकने वाला प्रोसेस हो जाता है और ये साइकिल कहलाता है, ठीक है। मैंने फिर आपको बता देना है, आरयूबीपी कन्वर्टेड टू फॉस्फोग्लिसराइड, ये ट्रायोस फॉस्फेट ऐसे 3 के होते हैं, उसमें से 2 निकल के एक ग्लूकोज बना, 2 ट्रायोस फॉस्फेट मिलके एक ग्लूकोज सिंथेसाइज कर लेते हैं, बाकी सब वापस कन्वर्ट होते हैं आरयूबीपी में ताकि वो बाकी के 6 साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 आरयूबीपी बने फॉर नेक्स्ट साइकिल, तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस एक पूरा मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे और भी कई पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि C4 साइकिल, C3 साइकिल। तो आपको मैं बता दूं C4 C3 साइकिल यही हुआ, ठीक है। C4 साइकिल जो होता है, C3 साइकिल जो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में आपको मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि C4 C3 साइकिल क्या होता है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। और आप इसको NCERT में भी देख लीजिएगा और अगर आप हो सके तो साइड बुक से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने सिर्फ लेमन लैंग्वेज में आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि 6 बार में किस तरह से होता है, क्योंकि बच्चों के मन में डाउट आता है, ठीक है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्टडीइंग इट। आप अच्छे से पढ़िए इसको बुक से और साइड बुक से और नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। सेफ रहिए और